जय हिंद। जैसे कि हम लोग एडिटोरिया का सेट कर रहे हैं, करंट अफेयर का 900 MCQ दिए गए हैं और 18 आपके जो है सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो 18 सेट में से हमने 1 to 10 जो है कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम करेंगे 11 नंबर सेट से स्टार्ट, है ना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए के लिए प्रयोजन की घोषणा की है। तो ये किया है ओडिशा सरकार ने। किसके लिए? तो खो खो टीम के लिए कितने करोड़ रुपए की? 15 करोड़ रुपए की। और कब तक से कब तक के लिए? तो 2025 से 2027 तक के लिए। ओके, इसका आंसर है सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो ये हो जाएगा धन। ओके, इसका आंसर है बी। चलिए, अगला है, जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। तो नहीं, चौथा नहीं, तीसरा है। तो पहला कौन है? चीन है। दूसरा कौन है? तो जापान है। और तीसरा कौन है? भारत है। ओके, इसके बाद है कि भारत में मेट्रो का प्रचलन जो है 1986 के कोलकाता से हुआ था। तो कोलकाता से तो हुआ था, लेकिन 1986 से नहीं, 1984 से हुआ था। तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। अगला है कि वर्तमान में भारत का नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क जो है, रेल नेटवर्क, उस 1000 किलोमीटर प्लस हो गया है क्या? तो ये सही है आपका। यानी कि भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। ये सही है आपका। तो इसमें केवल आपका 3 सही था। चलिए, अगला है कि 7 महाद्वीपों की सात सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो सातों महाद्वीप की सातों ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला हो जाएंगी काम्या कार्तिकेयन। अगला है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो सही है ये। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए कितने करोड़ हजार करोड़ रुपए? तो 6000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। तो ये सही है। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। तो ये जो 5 करोड़ का आंकड़ा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा, ये बात तो है। पर ये आंकड़ा की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्टेम ध्यान रखिएगा, स्टेम एवं सोशल साइंस, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? असत्य पूछा था तो केवल 3 आपका असत्य था, ये दोनों सही थे। कितने आवंटित किए गए हैं रुपए? तो 6000 करोड़ रुपए। किसके लिए? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए। चलिए, अगला है कि बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? तो ये बनेगा गोपालगंज जिला में और गंडक नदी में। ओके, इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला है कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कौन सा? तो ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ला पेरोस जो है आपका हिंद महासागर क्षेत्र में जो है आपका आयोजित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत, है ना, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मरणोपरांत इनको दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्म विभूषण से आपको 2025 में सुशोभित किया गया या सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ये कब मिला था? तो 1981 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था इनको? तो 2018 में मिला था। ये आपकी शारदा सिन्हा है, वो काहे के लिए जानी जाती है? तो लोक गायिका है, ये छठ का गीत वगैरह गाती हैं, है ना। इसके बाद याद रखिएगा, इनको बिहार कोकिला या भोजपुरी कोकिला दोनों के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी कोकिला, छठ के गीत के लिए ये ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शारदा सिन्हा कहाँ से थी ये? बिहार के। तो सुपौल, आपका गांव पूछे तो हुलास गांव से थी। ठीक है, और इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 2024 में ही इनकी मृत्यु हुई है, नवंबर में शायद। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां यानी कि 31 नंबर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया है। अगला है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग
का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है अंजू बारबी जॉर्ज को। अगला है कि उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में अभी सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? तो ये भार्गवास्त्र है। ये क्या है? माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई। तो ये सही है। इस योजना के अंतर्गत देखेंगे क्या, तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। तो ये भी सही है। योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात का बढ़ावा देना है क्या? तो नहीं। जैसा कि आपने यहाँ देख ही लिया, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पे ध्यान दिया जाएगा एवं ट्रांसमिशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाएगा, और उसके लिए पैसा कितना दिया गया है? 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है और तीसरा जो है आपका असत्य था। तो आंसर क्या होगा? सत्य पूछा तो केवल 3। चलिए अगला है, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए टाइफून यागी जो है और जो आया था, तो म्यांमार और लाओस और वियतनाम जो है उससे प्रभावित हुए थे, उसके लिए ऑपरेशन सद्भाव भारत ने चलाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है सिर्फ म्यांमार में आया था आपका भूकंप, तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। ओके, यहाँ दिया ऑपरेशन साथी, तो इसको दोस्त लिख लीजिएगा, ऑपरेशन साथी या दोस्त। तो दोस्त 100 से सीरिया है ना, और तो से तुर्की। यहाँ पे भूकंप आया था तो भारत सरकार ने दोस्त ऑपरेशन जो है चलाया था। ओके, उसके बाद देखिए म्यांमार आया, तो म्यांमार में ना मोचा आया था, तब कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने? तो करुणा चलाया था, ध्यान रखिएगा, करुणा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। इसमें 5 दिया है, जबकि 7वें नंबर पे है भारत किसमें? तो सेवा निर्यात में। ओके, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखिएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है उम्मीद क्या है? तो 6.2% वृद्धि की उम्मीद है। तो ये भी सही है और आपका पहला गलत था। अगला दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये भी सही है ना। तो 2 3 सही है और आपका पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को, यानी कि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो अगर आप इच्छुक हैं तो एक विशेष भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना है ना की शुरुआत की है किस राज्य ने? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पार्थ योजना किसने शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। या पार्थ योजना जो है किससे रिलेटेड है? तो ये आपने देख ही लिया है ना। अगला है कि जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एफआई के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हो जाएंगे बहादुर सिंह सागू है ना, इसका ए है। अगला है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। अगला है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। तो जैसा कि भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा तो गया है, जिससे कुल रामसर संख्या कितनी हो गई है? 90 नहीं 91 हो गई है। तो ये गलत हो जाएगा पहला। लास्ट में जो राजस्थान का हमने पिछले सेट में देखा ही था, खीजन एवं मोरार जो है आपका राजस्थान का नया जोड़ा गया है रामसर स्थल में, तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया है, तो ये सही है। तो ध्यान रखिएगा उधवा झील कहाँ है? झारखंड में है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल कौन सा हो गया है? तो खेचे ओप लरी वेटलैंड को जोड़ा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि खेचे ओप लरी वेटलैंड कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो इसका पूछा गया सत्य कथन का चयन करें, तो केवल एक असत्य था। चलिए अगला है, अच्छा बिहार में कितने रामसर स्थल है? तो ध्यान रखिएगा 3 है। इसको आप याद कर सकते हैं, नानक गुरु नानक थे ना, उनसे याद रख सकते हैं। तो 9 से नागिनट्टी जो 2024 में जोड़ा गया था, और क से पहला बिहार का रामसर स्थल है कन्वर झील, यानी कि कांवर झील, कन्वर या कांवर झील इसको कहते हैं। एशिया का सबसे मीठा झील है ये। और ये कौन सी नदी के द्वारा बनता है? तो बूढ़ी गंडक के, जो बूढ़ी गंडक है ना उसके विसर्ग से बनता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था स्टेटमेंट में, तो पूछा जा सकता है। चलिए अगला है,
18वां नंबर मतलब 19 नंबर क्वेश्चन कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो 18वां जो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया, इसके जो है मुख्य अतिथि कौन रहे, तो श्री त्रिनाद एवं टोबैंगो के राष्ट्रपति कौन, तो आपको क्रिस्टीना, है ना, पिछले सेट में तो ये मिला ही था नाम, क्रिस्टीना कार्लू कंगारलू ऐसा करके नाम है, तो यही थे। चलिए अगला है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। किसका, तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धि इस प्रकार है। तो जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गया, तो ये गलत है, 930 हुआ है ना, तो पहला गलत पूछा है सत्य कथन का। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78 हो गई है, तो ये आपका सही दिया हुआ है। ओके, अगला है कि संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गया, तो ये भी सही है। पूछा है सत्य कथन का चयन करें, तो 2 और 3 आपका सत्य दिया हुआ है ना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से कहाँ से शुरू किया गया था, तो हरियाणा पानीपत से नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, 22 जनवरी को। हाँ, चलिए अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है कि प्रथम तथा द्वितीय स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस का है, किसमें, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो ये सही है। तृतीय तथा चतुर्थ स्थान क्रमशः चीन और भारत का, यानी भारत का स्थान क्या है इसमें, तो चौथा है, तो ये सही है। और तीसरे नंबर पे चीन है, पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे आपका रूस है। तो असत्य कथन कोई नहीं था, दोनों सही थे, तो इसलिए ना तो 1 ना तो 2। और ग्लोबल फायर में भारत का इंडेक्स में मतलब कि क्रम क्या है वो भी याद रखिएगा कि 4th था। अगला है कि किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है स्विट्जरलैंड ने। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे अगर किसी की स्वीट होगी तो वो अगर बुर्के में होगी तो वो पहचान नहीं पाएगा, तो इससे याद रख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो है बुर्का प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है, कि ताकि वो अपने स्वीटी को पहचान सके, स्वीट मतलब जो भी कहें उसको। चलिए अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है आपका यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद उल अल नहयान ने, ठीक है। चलिए अगला है कि श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो पहले भी जो श्वेत क्रांति आई थी तो उसके लिए भी था वही, तो सहकारिता मंत्रालय ही किया है ना। श्वेत क्रांति किससे है, दुग्ध से है, वर्गीस कुरियन। चलिए अगला है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो इसमें दिया गया है कि मुंबई 8वें स्थान पर है, दिल्ली 5वें स्थान पे है, सिडनी पहले स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पे है, तो सिडनी पहले स्थान पे, टोक्यो दूसरे स्थान पे, दिल्ली 5वें स्थान पे और मुंबई 8वें स्थान पे, सभी सही दिए गए हैं इसमें, ठीक है। सत्य कथन का पहचान करना था, सही है। अगला है कि किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के लिए नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। चलिए अगला है केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना की घोषणा की गई है, तो ये स्टील क्षेत्र के लिए किया गया है। अगला है हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ एवं 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए, तो ये मर गए हैं बर्ड फ्लू H5N1 की वजह से, है ना। ये जो दिया है उसको क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू। चलिए अगला है प्रश्न है आपका कि रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें जो भी दिए गए हैं तीनों कथन गलत दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि दिया है कि इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया, तो नहीं, भारत में किया जाता है ना, ये आयोजन जो है मुख्य रूप से भारत में होता है, और विशेष रूप से देखें तो ORF, है ना।
द्वारा किया जाता है। तो ये ORF क्या है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये पहला गलत था। दूसरा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे, ये वाला आपका गलत है ना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य जो गणमान्य होते हैं वो सब होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको मेजबान थे, ये मुख्य अतिथि नहीं थे। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये दिया ही है, तो ये दिल्ली से है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत है आपका। ठीक है, ये भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है, ना कि ये अरब के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, तीनों गलत है। ओके, रायसीना के बारे में देख लीजिएगा, तो इसका उपयोग तभी हो जाएगा गलत। अगला है कि जनवरी 2025 में CBI द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा कार्य करेगा। क्या? तो भारतीय पोल पोर्टल विकसित किया है किसने? तो CBI ने। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश के को कुष्ठ रोग से मुक्त करने वाला, WHO के द्वारा ना कुष्ठ रोग से मुक्त किया गया है, तो कौन सा ऐसा देश है जो पहला देश बना जिसने जो आपका मुक्त हो गया कुष्ठ रोग से? ठीक है, अच्छा, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे है ना, 26 जनवरी। चलो अगला है उड़ान 2.0 किससे संबंधित है? तो ये आपका है हवाई, ये हो जाएगा आपको हवाई क्षेत्रीय हवाई संपर्क से। ठीक है, बी हो जाएगा। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? तो ये इंडोनेशिया बना है। अगला है हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना किस राज्य की है? तो ये झारखंड का है। ठीक है, अगला है कि राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्ण धा विजन 2 मतलब कि 247 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? तो ये किस राज्य ने पेश किया है? ये किया आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, महिला हॉकी इंडियंस लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। क्या? तो महिला हॉकी इंडियन लीग का पहला खिताब। अगला है कि दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण आपका सुविधा स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे? चीन में। अगला है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 द्वारा जारी किया गया, यानी कि आर्थिक स्थिति विश्व की और संभावना रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, बी। चलिए अगला है 38 खेलों राष्ट्रीय खेल जो था उसका थीम क्या था? तो ग्रीन गेम्स हो जाएगा इसका, तो यही है। चलिए अगला है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? तो 11.74%। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष हो जाएंगे ये आपके जैनिक सिनर और मेडिसिन जो है आपकी महिला हो जाएंगी ऑस्ट्रेलियन ओपन की। चलिए अगला है इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादन एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो 3-3 डाल दीजिएगा यहाँ पे, ये तीसरा हो जाएगा। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो रक्त कैंसर से, ये जरूरी ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब CRT थेरेपी किससे संबंधित है? तो रक्त कैंसर से। अगला है कि जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई, यह किससे संबंधित है? तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। गुणोत्सव किसने शुरू किया? तो असम सरकार ने। अगला है 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये विशाखापत्तनम में। अगला है कि हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल
को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये निकोबार से संबंधित है, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगला है कि जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फ्लेमिंगो जो किया गया है आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला है कि 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया था? तो कुंभवाणी, कुंभवाणी। ओके, चलिए इसका आंसर जो है आपका 11 नंबर सेट का आंसर ये हो जाएगा। अच्छा 12 नंबर सेट जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है आपका पीडीएफ अच्छा नहीं है, तो दूसरे पीडीएफ से देखेंगे, इसमें ऐसे पीडीएफ में देखेंगे अभी बस सेट नंबर 12, उसके बाद फिर ठीक है। अगला अब सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है आपका कि विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये गलत है। विवाद से विश्वास योजना जो है भारत सरकार के आयकर विभाग के द्वारा चलाया गया था, है ना, और इसका क्या, तो कर के लिए, ओके, ना कि टैक्स के लिए, मतलब ना कि आरबीआई के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। यह योजना कर, ये तो दिया ही अगला स्टेटमेंट कि कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था, तो ये सही है आपका। तो पूछा है सत्य कथन, तो केवल 2। अगला है कि तमु लोहसर यानी कि लोहसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये कन्नड़ की फिल्म है, ठीक है। अगला है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका ओडिशा राज्य से, ठीक है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ओडिशा राज्य के से संबंधित है। अगला है कि नाग मार्ग 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है कि नाग मार्ग 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी यानी कि दागो एंड भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है, तो ये आपका सही दिया हुआ है, ओके। अगला है कि इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया, तो ये भी सही है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, तो दोनों सही है। असत्य पूछा है तो कोई असत्य नहीं है। अगला है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह फरवरी 2024 से प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका सही दिया हुआ है। कब से? तो 29 फरवरी से, है ना, 29 फेब 2024 से स्टार्ट किया गया था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगला है कि इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, तो नहीं 2 करोड़ नहीं 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ घरों को ये मुफ्त बिजली देगा, कितना? तो 300 यूनिट्स जो है ना पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है, फ्री में। तो ये आपका दूसरा गलत है, पहला सही है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी देने की प्रावधान की गई है, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो पूछा है सत्य कथन, तो 1 और 3 आपका सत्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी। अच्छा इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा इसके लिए आवंटित कितना किया गया है अमाउंट, तो आपका 75021 करोड़। चलिए अगला देखते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप जो है रिपोर्ट दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला है 8 नंबर। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो जैसा कि यहाँ दिया है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो ये सही है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो दोनों सही है। अभी इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है, तो ये भी सही है। अगला है कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश एक जनजातीय ब्लॉक की अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो जनजातीय ब्लॉक जो है आपका अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश का नहीं ओडिशा का लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ओडिशा का लिया गया है ये। तो पूछा था इस क्वेश्चन में कि असत्य कौन सा है, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का? तो ध्यान रखिएगा, उद्घाटन किया गया था आपको मंत्री जो हो जाएंगे जनजातीय विभाग के, श्री जुएल ओमार, है ना, जुएल ओ राम, इनके द्वारा किया गया था ये उद्घाटन। कब किया गया था? तो 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2025 को। चलिए अगला है, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक रूप में जो है शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, बताना है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, बाकी फ्रांस, इटली, जर्मनी है। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की पहल है। चलिए अगला है, अभी जस्ट हमने देखा था गुणोत्सव, है ना, कि कहाँ पे आयोजन किया गया। तो ये गुणोत्सव कहाँ हुआ है? असम में। ओके। गान नगाई उत्सव मणिपुर से रिलेटेड है। पंगशो दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद सुभद्रा योजना ओडिशा ने लॉन्च किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143। चलिए अगला है, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये सिक्किम पहला आपका जैविक राज्य भी रहा है, और मत्स्य जैविक भी यहीं पे क्लस्टर लगाए गए हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अनीश सरकार बने हैं। चलिए अगला है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये इंदौर एवं आपका उदयपुर दोनों हो जाएंगे। अगला है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में। ओके, तो दिया है कि इसका आयोजन प्रौद्योगिकी और रक्षा में विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। तो ये सही है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये भी सही है। क्रिटिकल जो आपके मिनरल्स है ना, उस पर ध्यान दिया जाएगा इसमें। तो ये दोनों सही है आपके। चलिए अगला है कि वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? तो ये 2024 का पूछा जा रहा है। समांथा हार्वे हो जाएंगी। अगला है, समांथा हार्वे हो जाएंगे। अगला है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो ये कोंडा रेड्डी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है जनजाति, है ना। वैसे ये देखिए जो परंपरा है लिव इन रिलेशन का, तो ये आपको बैगा जनजाति जैसे कि मध्य प्रदेश में देखेंगे 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए पूरा जो है मनाया जाता है भगोरिया महोत्सव। भगोरिया महोत्सव भी यही है कि वहाँ पे 7 दिन जो है अपन जनजातियाँ जो होती हैं, बैगा जनजातियाँ, प्रधानी कौन कौन होती हैं, वो भील जनजाति, ये सब मिलके 7 दिन रहते हैं। तो ये भी एक जीवन साथी चुनने वाला पर्व मनाया जाता है भगोरिया। तो ये भी है जनजाति। अब यहाँ पे दिया गया है कि मान्यता देने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो कोंडा रेड्डी आंध्र प्रदेश। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीबीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। तो ये आपका सही दिया हुआ है। ओके। अगला है कि बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2 रह गई है। तो ये भी सही है। ध्यान रखिएगा बेरोजगारी दर कितना है? 3.2% है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत कितने नंबर पे है? तो 6ठे स्थान पे आ गया है। तो ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही दिए गए। चलिए अगला है, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश से संबंधित है? तो ईबू ई से और इंडोनेशिया से संबंधित है ये। ओके। चलिए अगला है कि हेनले पासपोर्ट के बारे में। हेनले एंड पार्टनर संस्था जो है आपका द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में, मतलब 2025 का जो पासपोर्ट इंडेक्स आया है, कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, जैसे कि 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान रहा। तो जापान नहीं रहा है, सिंगापुर रहा है। ठीक है, इसका गलत हो जाएगा ये पहला स्टेटमेंट जो है, क्योंकि कौन सा रहेगा? सिंगापुर। 193 देश था वैसे तो। अगला है कि भारत का स्थान 86वां है। तो 86वां नहीं, 77 है। तो दोनों कथन जो है गलत दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सत्य कथन की पहचान करें तो ना तो 1 ना तो 2।
अगला है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो एकता और संस्कृति सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ठीक है, अगला है कि नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI आपका 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है कि ओडिशा शीर्ष रैंक वाला राज्य बना, तो सही है, ओडिशा जो है फर्स्ट नंबर पे रहा है। इसके बाद बिहार तीसरे स्थान पे, तो बिहार तीसरे स्थान पे नहीं, ये परफॉर्मेंस श्रेणी में रहा है। ठीक है, ये किस में रहा है? तो ये रहा है आपको परफॉर्मर्स श्रेणी में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत हो जाएगा आपका। पहला स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है। ओके, और जैसे बिहार मतलब रहा है परफॉर्मेंस श्रेणी में 11 से 14 रैंक पे, तो केवल एक सही है आपका इसमें। चलिए अगला है कि यू डाइज रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ये यू डाइज जो है आपका मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला है कि हाल ही में गठित MK जैन समिति संबंधित है? तो MK जैन समिति जो है आपको बैंकिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपको, ये हो जाएगा इसका निजामाबाद तेलंगाना में है। ठीक है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो निजामाबाद तेलंगाना। अगला दिया है कि इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो इसका जो है आपका किसके द्वारा किया गया? तो चिराग पासवान, फूड जो मंत्री होंगे वही करेंगे, तो यही है फूड मंत्री। अगला है कि हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा का जो है शुरुआत किया है। तो ये कहाँ पे? तो ये गुरुग्राम। भारत का पहला भारत का पहला जेनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमो रुआट डीका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मिजोरम में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमो आ रहा तो बेबी रो रहा, तो मिजोरम जोर जोर से रो रहा है, ऐसा करके याद कर लीजिएगा इसको, ऑप्शन आएगा तो बन जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया है आपको रमेश चंद की अध्यक्षता में। अगला है कि 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त दिया गया? तो ध्यान रखिएगा ये 4 हो जाएगा। ये नाम भी याद रखिएगा, जैसे डी गुसेक, हरमनीत कौर, है ना, तो ये जरूर देख लीजिएगा एक बार चारों नाम। अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। किसको? तो 2025 को। चलिए अगला है, विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष की अग्रणी क्रिकेट निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, है ना, अग्रणी क्रिकेट। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69th डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया इन्होंने? तो जम्मू रेलवे डिवीजन का इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया है। ओके, अगला है कि 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन के क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेटी के डिजिटल इंडिया भाषा असम के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो ये बना है आपका इसका हो जाएगा आपको आंसर जामनगर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका त्रिपुरा, है ना, पहला पूर्वोत्तर राज्य जिसने हस्ताक्षर किया भाषा विभाग के साथ, त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आपका जम्मू एवं कश्मीर के द्वारा। ठीक है, डिजिटल ट्री आधार पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है,
अगला है कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक जो है आपका किया गया है, ये किया गया है आपका ब्रासीलिया में। 39 का ए है, ब्राजीलिया में किया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रालय का बैठक कहाँ किया गया है, तो ब्राजीलिया। अगला है कि भारत और स्पेन 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो ये दोहरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किसको किसको, तो भारत और स्पेन को। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है 23,622 करोड़, 23622 करोड़, है ना। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ओंकोशेरिसियासिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो ये बना है नाइजर, है ना। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। तो ये हमने क्वेश्चन तो देखा ही है, बांग्लादेश। चलिए अगला है कि एक्सियोम मिशन 4X आपका 4 जो है उसके लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया था, तो शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। अगला है कि भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग EVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सरला एविएशन। अगला है कि भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिप सेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है, तो ये किसकी साझेदारी से, IIT बॉम्बे की साझेदारी से। अगला है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है, तो ये किया है आइसलैंड के साथ। ये कैसे याद रख सकते हैं, तो भूतापीय, एक तो भूतापीय से वो जो होता है, एक आइसलैंड ठंडा कर देगा, है ना। चलिए अगला है, जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो ये किया गया है ईरान के साथ। चलिए अगला है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये पता होगा कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, तब है ना। तो ये 150वां मतलब कि 150 नंबर, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1875 को हुआ था। कब, 15 जनवरी 1875 में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो ये है कलकत्ता में। किसका, तो भारत मौसम विभाग का, विज्ञान विभाग का। अगला है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कॉरिडोर सेवा NCS पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये स्विगी के साथ किया है। किसके लिए, तो गिग एवं लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ। चलिए अगला सेट देखते हैं हम, सेट नंबर आपका 13 स्टार्ट होगा। और अब इस PDF से देखेंगे क्योंकि उसमें क्लियर नहीं था 12 नंबर पे। चलिए अगला है प्रश्न इसमें आपका कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है, तो बिल्कुल सही है। यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ जिनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के विकासशील देश शामिल हैं। तो ये 30 नहीं, यहाँ पे 33 हो जाएगा, इसलिए ये दूसरा गलत है, केवल एक आपका सही है। ओके, इसका आंसर है ए। चलिए अगला है कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं अभी, तो ये IIT गांधीपुर ने खोजा है, ठीक है, गांधीनगर ने। तो कच्छ है ही, कच्छ में हड़प्पा का, तो वहीं पे गांधीनगर, तो IIT गांधीनगर। अगला है कि चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, बिल्कुल, जो चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊपर स्थित है। तो ये डेटा याद रखिएगा, पिछले सेट में भी था ये। अगला है कि इस पुल की लंबाई 1251 है। नहीं, हमने पिछले सेट में देखा ही था, मैंने बताया था, मतलब उसमें था नहीं सेट में, लेकिन मैंने बताया तो था ना कि 1315 मीटर है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही है आपका। तो केवल 2 असत्य है। चलिए अगला है कि भारत जैन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। तो ये आपका सही है। भारत जैन भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है, तो ये भी सही है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही व्याख्या भी कर ही रहा है कि भारत जैन है और वो 22 भाषाओं को जो है अनुकूलित करेगा। चलिए अगला है, किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी सेवाएं मिलती है? तो ये किस सेवा के तहत मिलती है? पीएमएसएमए। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस नैनोजाइम का विकास आपका किया है? आईआईएससी ने किया है। तो ये हो जाएगा, किया है आपका प्लेटलेट ब्लॉकर, है ना। नैनोजाइम का विकास प्लेटलेट ब्लॉकर, याद रखिएगा। डब्ल्यूईएफ का वैश्विक लैंगिक और सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो लैंगिक में जो है आपका 131 है इसका स्थान। चलिए अगला है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएंगी विक्टोरिया कजेर थेलविंग। चलिए अगला है कि सत्य कथन की चयन करनी है। तो जैसा कि दिया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ होगी, तो ये आपका सही दिया हुआ है। अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, तो ये भी सही है। और भारत का प्रजनन दर जो है 2.1 नहीं है, इसको चेक कीजिएगा आप, ये गलत है ना। इसका हो जाएगा 1 और 2। भारत का प्रजनन दर जरूर चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ए। अगला है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? तो ये किस स्थान पर बना है? रामेश्वरम पर। अगला है कि कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो ये भारत करेगा। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर 57वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है? तो ये रातापानी टाइगर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद अगर 58 नंबर पूछे ना, तो वो भी मध्य प्रदेश का ही है। कौन सा? तो माधव, शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश के। एमपी जिला पूछे तो शिवपुरी। ओके। और कौन ये अथॉरिटी देता है? तो एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। तो ये भूमि नीति नहीं होगा, ध्रुवा नीति होगा। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि DHRUVA है ना, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ध्रुवा नीति स्टार्ट की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल, डी से डिजिटल, एच से हब फॉर रेफरेंसेस यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, ये किया गया है। तो इसीलिए आपका ए असत्य था और आर जो है आपका सत्य हो जाएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महायोग प्रस्ताव पेश करेगी? तो ये करेगी आपको, ये हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसके बी के तहत। इसका आंसर है आपका बी। संसद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करेगी। अगला है कि 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? भारत। चलिए अगला है कि भारत का पहला मधुमेह बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मैंने पिछले सेट में भी बताया था कि आपको याद रखना है कि चीनी मधुमेह वाले नहीं खाते, तो चेन्नई। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई? तो ये असम में किया गया। अगला है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में। हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग दिया गया? तो ये गुजरात हो जाएगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो एक और याद रख सकते हैं, गुजरात में सौदागिरी, है ना, सौदागिरी आपका ब्लॉक प्रिंट, इसको दिया गया है एक, ये भी गुजरात का ही है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंट। एक तो हो गया घर चोला और आपका दूसरा हो गया सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, बिहार में तो बहुत सारे हैं ना, जैसे कि कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम, सिलाव खाजा, मगही पान, कतरनी, ये सब हो गया ना। भागलपुरी जो रेशम है उसको, है ना। इसके बाद देखेंगे अगर राजस्थान में, तो राजस्थान का भी एक लेते चलिए, सांगरी बीन, है ना। सांगरी बीन जो है कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है, जिसको जीआई टैग मिला है। ओके। चलिए, अच्छा ये है क्या? घर चोला साड़ी पे बनता है, कला है ये। और अगर असम में देखिए नहीं पूछा जाए, कोई अगर बोडो लिखा हो ना किसी में, जीआई टैग मिला है बोडो टाइप का, तो वो असम लगा दीजिएगा। मैक्सिमम में सब बोडो असम ही है। अगला है कि क्रॉपिंग पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें।
तो क्रॉपिंग पहल के तहत एआई आधारित फसलों की निगरानी की जाएगी, तो ये आपका सही है। यह योजना रबी और खरीफ फसल के लिए शुरू की गई है, तो ये भी आपका सही है। क्रॉपिंग पहल एआई आधारित फसलों की निगरानी करेगा, ठीक है। और ये किसके किसके लिए शुरू किया गया है? अच्छा, असत्य पूछा है तो इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बायो बिटुमेन राष्ट्रीय जो है इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा की जा रही है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEE का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। अगला है, हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है? तो थोड़ा सा आप लोग इनको याद रखिएगा, वृक्ष माता के नाम से जानी जाती हैं तुलसी गौड़ा। अगला है कि 38 नंबर जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड। अगला है कि किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला है कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये PV सिंधु ने जीता है। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन सा बना? तो ये बना है आपका गुर्गेस अरण्य प्राणी उद्यान, ठीक है। ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ओके। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आपका पेरियार कहाँ है? तो केरल में है। नागरहोल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ओके, चलिए अगला चलते हैं। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो रोजगार देने में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो ये आपका क्या है? सही है। ओके, इसके बाद है कि रोजगार देने में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है और आपका तीसरा स्थान पे बिहार आता है। तो रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 2 महाराष्ट्र और 3 बिहार। जैसा कि आप देखेंगे, ये याद कैसे कर सकते हैं आप? जनसंख्या से, है ना। जनसंख्या उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। इससे भी याद कर सकते हैं, तीनों सही है। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? तो ये किस राज्य से चयन किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबेक्स का आयोजन किया गया? सिनबेक्स का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ? ये भी ध्यान रखिएगा, पुणे में हुआ है। और किसके साथ? ये तो कंबोडिया। विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैसा कि इसमें इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया। किसका? तो कैंसर वैक्सीन है, तो सही है। यह एक mRNA वैक्सीन है, तो ये भी सही है। यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है, यानी कि ये कोई टीका नहीं दिया जाएगा, थेरेपेटिक होगा। तो ये तीसरा भी सही है आपका। पूछा है सत्य कथन, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों सही है। अगला है कि UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है कि यह UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, तो सही है। भारतीय पर्यावरणविद माधव गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सत्य कथन दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो माधव गॉडगिल को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो माधव गॉडगिल नाम याद रखिएगा। अगला है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति पीटर टोम्का को। चलिए अगला है कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो चीन हो जाएगा। चलिए अगला है कि एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है कि भारत ने 33 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, सही है, लेकिन 16 रजत नहीं, यहाँ पे 17 रजत हो जाएगा और 9 कांस्य हो जाएगा, है ना।
तो डेटा चेंज हो गया, तो पहला गलत। बिहार की ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर एक नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि बिहार की ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो केवल, अच्छा पूछा असत्य कौन से हैं, तो केवल एक आपका असत्य था, दूसरा सही है। ये नाम याद रखिएगा, ज्योत्सना सबर। अगला है कि ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन सा बना, तो ये तो ऐसे ही समझ आ जाएगा, अयोध्या का राम मंदिर। किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सरकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो यहाँ डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि अरुण हिमवीर जो है आपका किसने शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया। ओके। अगला है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पारडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, तो ये किया है PSLV C-16 से। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 20 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। चलिए अगला है, न्यूयॉर्क में हो रहे फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी है, तो ये कोनेरू हेम्पी बनी है। एयर हेल्प स्कोर स्पोर्ट्स में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है, तो ये इंडिगो को दिया गया है। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र का प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है, तो ये स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, चलिए अगला है कि 76 नंबर जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, तो इंडोनेशिया के हो जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किस कविता संग्रह में जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है गगन गिल को। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जब तक मैं बाहर आई गगन हिल गया, ऐसा कुछ। कविता संग्रह मतलब गगन हिल गया मतलब कि भूकंप आ गया, ऐसा कविता संग्रह करते करते याद रख लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये डी रामा सुब्रमण्यम। हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदारी घोषित किया है, तो ये दूरदर्शन को किया है। अगला है कि किस आईआईटी ने स्टार्टअप TUTR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा, तो ये IIT मद्रास ने किया है। इसका आंसर रहा आपके सामने, है ना, 13 नंबर सेट का। चलिए अगला सेट हम देखेंगे कौन सा, सेट नंबर आपका 14। चलिए अगला है कि हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम जो है आपका नंबर दिया गया, तो ये शिव नाडार को दिया गया, शिव नाडार। इसका आंसर है बी। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है, तो ये इंदिरा ईगलपति हो जाएंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितने % है, तो 37% है। हालांकि अब बढ़ भी गया है। किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी 2024 में एक रूप में मान्यता मिली है, तो ये किस कंपनी को मिली है, तो ये DBS बैंक इंडिया को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है कहाँ मनाया गया, तो भुवनेश्वर में मनाया गया, है ना। चलिए अगला है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ जो है स्थापित किया गया, तो हाई एल्टीट्यूड इससे याद आ जाएगा आपको कहाँ पे किया गया है, ये लेह में किया गया, लद्दाख लेह। अगला है कि भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समूहों को अपने उत्पाद बेचने सहायता के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है ट्यूलिप ब्रांड। विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, तो यह केरल की परियोजना है, तो सही है, केरा परियोजना, केरल परियोजना। ओके, यह अगले 5 वर्षों हेतु लागू है, तो सही है। उद्देश्य क्या है, तो रबर इलायची का उत्पादन किस्मों की पुनः खेती शुरू करने में मदद करेगा, तो इनमें से सभी सत्य है। चलिए अगला है, बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, तो यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, तो ये सही है।
यह पश्चिम बंगाल में आयोजित नहीं किया गया, उड़ीसा में किया गया था, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया गया, तो तीसरा सही है, यानी 1 और 3 सही है आपके। वाई इंडिया मैटर्स, तो ये मैंने पिछले सेट में याद करवाई दिया, एटूडिया का सेट करवा रही थी, तो एस जयशंकर, वाई इंडिया मैटर्स। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़े साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की है? ये गोवा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये IISc बेंगलोर। अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको राजगीर में। अगला है कि देश का 56वां 56 नंबर टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया छत्तीसगढ़ में। यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से सबसे अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, नहीं ये दूसरा नहीं है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो आपको हो जाएगा नागार्जुना, है ना, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। और अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कौन सा आता है? अमराबाद तेलंगाना का, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में जो है, तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, गुरु घासी तमोर। देख लीजिएगा गुरुधासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है, एक बार आप ही कंफर्म कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल एक सही है। चलिए अगला देखते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है? तो ये दोबारा क्वेश्चन मिला, आइए लो। 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? तो सी रैट, RYDS। चलिए अगला है, किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। किस महिला को गणित क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता हो जाएंगी, इन्फोसिस पुरस्कार 2024। अगला है कि भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन असत्य है। तो जैसा कि दिया है आपको कि SpaceX ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, तो सही है आपका। इस उपग्रह का वजन 4700 kg है, तो ये भी सही है। इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, तो ये भी सही है। तीनों सही दिए गए हैं, तो असत्य कोई नहीं होगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया सूर्यकांत को। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 वर्ग केजी में, देखिएगा वो भी ध्यान रखिएगा कि 76 केजी में विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 महिला कुश्ती वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीती हैं आपकी रितिका हुड्डा ने। अगला है कि नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की बात की है? तो तेलंगाना। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ, क्या? तो ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया, तो ये आपका सही है। यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से आयोजित किया गया, तो दोनों कथन आपके सही हैं ज्ञान कुंभ के बारे में। ओके, चलिए अगला है 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया, कहाँ पे? तो वाराणसी में। शुक्रयान मिशन 1 जो है कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2028 तक। चलिए अगला है, IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है, समस्तीपुर है ना। अगला है कि हिनरिच फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पे रहा है? तो ये न्यूजीलैंड रहा है। अग्नि योद्धा
योद्ध 2024 XAW 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है आपको एलन मस्क को। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की कैटेगरी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया? तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में संपन्न चुनाव जो हुआ था, तो उसमें देखेंगे आपका कंजर्वेटिव पार्टी, इसकी जो है हार हो गई, तो ऋषि सुनक जो है इस्तीफा दे दिए थे। अगला है कि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ पे की गई? तो ये पेरिस है ना, इसका हो जाएगा आपको पेरिस। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो अब भी जस्ट हमने देखा है पिछले सेट में, स्विट्जरलैंड। किस देश ने भारत संहिता 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा किया है? तो ये किया है कनाडा ने। अगला है आपका कि भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश जो है प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये बना है आर्मेनिया। अगला है कि ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? रूस में हुआ। इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट जो है शामिल होते हैं। तो ये भी आपका सही है। इसमें आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल है। तो ये भी सही है, इसमें सभी सही थे। अगला है आपका कि किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है आपका लॉन्च किया है? तो लकड़ी का उपग्रह है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जापान हो जाएगा। इंटरपोल के महासचिव नए कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको वाल्डेसी उर्किजा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया। तो सही है। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सही है। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये भी सही है। दिव्यांगजन, महिलाएं, ये सभी हैं, तो इनमें सभी सही हो जाएंगे। भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? तो ये किया है आपको ये देखिए स्केच, हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको दिया गया है? तो ये हरमनप्रीत जो है सही हो जाएगा आपका। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, तो इनका भी सही है। इसका बाद है आयोजन दुबई में नहीं, ओमान मस्कट में हुआ था, ओमान मस्कट, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सत्य 1 और 2 हो जाएंगे। चलिए अगला है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये रेचल गुप्ता है। वैलेन डी और पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोडिन को दिया गया। तो ये सही है। महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनमाती को। तो ये भी सही है। देखिए इस क्वेश्चन का जो दोनों स्टेटमेंट है ना, दोनों सही दिए हुए हैं। अगला है कि भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। अगला है, गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है टॉक्सिक को। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दिवित रेड्डी ने। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। सही है। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना का और दूसरे नंबर पे आपको रहा BS थाना पट्टापुर ओडिशा का। तो ये भी सही है। देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया। तो 7th नंबर पे आएगा पटना का राजीव नगर थाना। सभी सही है। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया है? तो इटली को हराकर जीता है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष जो बिरला हैं वो कहाँ किए? तो सोनीपत हरियाणा में।
दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को दिया गया? तो ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है ना। यहाँ पे आपको सेट नंबर 14 का है आंसर। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपका सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न है आपके सामने। तो जैसा कि आपका प्रश्न दिया है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। तो ये यहाँ पे केवल लगा देने की वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आर्थिक नुकसान से बचाना, सस्ती दवाओं को वितरित करना है ना, ये सब जो है इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, रोगों को कम करना, बीमारियां जो है उसको कम करना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBGK के मॉडल पर आधारित किया गया है। तो ये सही है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। तो ये आपका सही दिया गया है, यानी कि 2 और 3 सही है, ये गलत है। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जैसा कि दिया है कि 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। तो कब से पहले? तो 1996 के पहले से। सत्य है। जनप्रतिनिधि अधिनियम में 1996 के बाद संशोधन करके क्या किया गया कि उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। तो ये सही है। इसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। ये वाला गलत है ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ओके। आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके आनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। तो ये भी सही है ना। एक से अधिक सीट जीतने पर जो है आपका सभी सीटों से इस्तीफा नहीं देना होता है, इसलिए ये गलत हो गया था। तो आंसर यही है सी। अगला है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मातृ वंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कब? तो 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया गया। तो सही है। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। तो सही है। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। ओके, तो सही है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वो लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि जो है प्रदान की जाती है। तो ये भी सही है। तीनों चारों सही थे। चलिए अगला देखते हैं। केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है, उसे केसलर सिंड्रोम का संबंध है इसका। ओके, चलिए अगला है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग यानी कि टीबी। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो सुपर कैपेसिटर यूनिट जो है आपका एस्टेब्लिश किया जा रहा है केन्नूर में। अगला है कि रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था इनको। अगला है कि WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। तो सही है। ट्रेकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है, तो याद रखिएगा ये भी सही है। दोनों सही है। सॉरी, इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है कि विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये कतर के द्वारा किया गया था। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान जो है ब्रिक, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैसा कि किसके बारे में करना है? तो जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के बारे में। तो इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। सही है।
इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। इसका गठन ANBI और CLEAB के रणनीति के विलय के माध्यम से किया गया, तो ये भी सही है। तीनों सही दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, आपको पूछा है असत्य कथन, है ना, तो इनमें से कोई नहीं असत्य है ना, इसका आंसर है डी। चलिए अगला देखते हैं। पूछा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी कि WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 इसका है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है कि इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में प्रथम कौन रहा? डेनमार्क रहा। भारत 142 देशों में कितने नंबर पे? तो 79 नंबर पे है, यानी कि 79 नंबर पे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतों पर अंक प्रदान करता है, तो तीनों सही दिए गए थे, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किन देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं? तो ये भारत में रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है इस्लामाबाद। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें देश का कौन से देश शामिल नहीं है, इसमें बताना है। तो ब्राजील नहीं शामिल है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का अध्यक्षता करेगा, मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में किया जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा राज्य देसी गाय के नस्लों को राज्य माता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है ना। अगला कि कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर को पार करने वाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बना है आपका भारत, चौथी अर्थव्यवस्था है ही। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये गंगा नदी पर बनाया जाएगा। गिट हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है आपका कि भारत जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा, सही है। पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है, तो ये अभी कथन सही दिए गए हैं। पूछा है आपका असत्य कथन की पहचान करें, तो कोई नहीं हो जाएगा, दोनों सही था। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी में। नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट शो ओयू के शिखर पर जो है पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो शीतल राज हो जाएंगी ये। आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर में टॉप 15 शहरों में पटना का कौन सा स्थान रहा है? तो 9वां रहा है। केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लेह में। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है आपको केरल के द्वारा। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर में। चलिए अगला है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है आपको तेलंगाना। भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको पुणे में। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी सरकार आपका क्षेत्र महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? तो ये किया है आपका उड़ीसा ने। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये क्लाउडिया शिनबाम बनी है।
किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ये राफेल नडाल। अगला है, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके 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 देश को सौंप दी जाएगी, ये किसके द्वारा? तो मॉरिशस। किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है इसमें? तो अर्थशास्त्र में किसको किसको दिया गया है? एस मोगलू को दिया गया है आपका, इसके बाद रॉबिन्स को दिया गया है और जॉनसन को दिया है, निहान हिडांको को नहीं दिया गया। अगला है कि हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले से बचे लोगों से किया गया है? तो ये हिबाकुशा हो जाएंगे, है ना, जगह ये हिबाकुशा। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कोप यानी कि, चलिए देखते हैं, इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हुआ। सही है, कोप 16 की बात हो रही है ये। तब तो सम्मेलन का विषय क्या था? तो प्रकृति के साथ शांति, तो ये भी सही है। 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा। तो 2026 तक नहीं, ये तो 2024 में हुआ था ना कोप आपका 16। कोप 17 जो है आपका 17, वो किया जाएगा अर्मेनिया में, है ना। तो अर्मेनिया अध्यक्षता करेगा आपका 2026 का। तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। तो केवल 1 और 2 आपके क्या होंगे? सही होंगे इसमें। चलिए अगला है कि 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट मिला था ना, नीमा रिंजी हो जाएंगे। हाल ही में किस किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव जो BRI है आपका प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ये ब्राजील ने किया है। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तो देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले देश के कौन बने हैं? तो ये तेजस्वी सूर्या है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो लग्जमबर्ग को। एशियाई विकास बैंक 69 नंबर सदस्य देश कौन बना है? तो एशियाई ADB का, तो ये बना है आपका ये इसका बना है आपको इजराइल। चलिए अगला है, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही है। इस सूचकांक को बनाने में कौन शामिल है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका दोनों सही है। चलिए अगला है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 16 अक्टूबर को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आरती शरीन। भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है, संजीव कुमार श्रृंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये सही है, संजीव कुमार श्रृंगला को फ्रांस का जो है नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोनों सही है। चलिए अगला है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया। तो याद रखिएगा, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। नाटो का नवीनतम 32 नंबर जो सदस्य है वो कौन है? स्वीडन है। दोनों अच्छा सत्य बताया, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको टी, क्योंकि असत्य पूछा था और दोनों सही हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपको विजया किशोर रहाटकर। ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। अगला है कि अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में, है ना। फर्स्ट नंबर पे कौन? छत्तीसगढ़। ये रहा आपके सामने आंसर 15 का। चलिए सेट नंबर 16 देखते हैं। ये है कि प्रोजेक्ट जो स्ट्रॉबेरी है उसका संबंध किससे है? तो वो OpenAI एक गुप्त परियोजना से संबंधित है। इसका B हो जाएगा आंसर। ओके।
चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए? तो ये त्रिपुरा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो सही है। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। तो ये भी सही है। अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। तो सही है, इसमें सभी सही दिए गए हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपको नोएडा में। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया? तो गुयाना। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आईसीएआर केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है आपका रंगीन मछली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? तो ये इंदौर, इंदौर नहीं सूरत होगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख की आबादी वाले में कौन सा शहर रहा? तो सूरत रहा है। अगला है कि कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा? तो देखिए माधावन अभी बनेगा, हो सकता है, लेकिन अभी नवी मुंबई ही है सबसे बड़ा कंटेनर, नहावा सावा जिसे कहते हैं। तो नवी मुंबई। चलिए अगला देखते हैं। दोनों महाराष्ट्र में थे वैसे तो, जिसका डिस्कस किए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो ये विस्तारा एयर इंडिया। डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 जो अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाली है। ठीक है, तो ये सही है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि 4। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 4000 किलोमीटर है। तो ये भी सही है आपका। अगला है कि प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 मतलब वजन है, और पेलोड क्रमशः ये 1000 किलोग्राम का ले जाएगा। तो पूछा है असत्य कथन की पहचान करें, तो कोई नहीं, तीनों सही थे। अगला है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये अजमेर में किया गया है। अल नजह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न किया गया? तो ओमान। भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? ब्रुनेई। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है आपका की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित कोप 21 के दौरान हुई थी। तो भारत के जो है रिकमेंडेशन जो हुआ था ये सही है। 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना, तो ये भी सही है। 101वां कौन बना है? तो नेपाल बना है। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ना, तो ये आपका मकर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के ज़्यादा जो देश है ना उस पर ध्यान देता है सौर ऊर्जा के लिए, और भारत इसका जो है प्रारंभिक रहा है रिकमेंडेशन में। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य कथन तीनों थे। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो है 2492 कैरेट का ढूंढा गया है? तो ये बोत्सवाना हो जाएगा। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एप्पल को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको लॉस एंजलिस में। भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा क्या? तो 9 यार्ड साडीज
9 यार्ड साडीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रशांति राम को। शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है केरल को। अगला है कि किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है, तो ये बिहार ने। कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है, तो ये जिम्बाब्वे हो जाएगा। हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हुए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका लेबनान। भारत की परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी, तो हैदराबाद में, बाकी पुणे कोलकाता दिल्ली में की जाएगी। चलिए अगला है कि छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये डेलावेयर शहर में किया गया। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है, तो ये भारत। चंद्रयान 4 के बारे में देखना है, तो मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो चंद्रयान 4 जो है मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है, तो सही है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा, तो ये ध्यान रखिएगा कब तक, 2027 तक। सही है। भारत सरकार ने चंद्रयान मिशन जो 4 है के लिए कितने अमाउंट दिए हैं, तो 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया है, तो सभी सही हैं। अगला है कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेजबान और 2024-27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। अच्छा, बायो राइड योजना किससे संबंधित है, अच्छा इसके बारे में कथन दिए गए, इसको देखना है। तो 15वीं वित्त आयोग की अवधि क्या है, 2021 से 22 से 25 से 26 के दौरान इस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, तो ये सही है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने का तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है, तीनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों कथन सही दिए गए हैं। ओके, बायो राइड योजना के बारे में। अगला है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक से 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि पहला है, भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है, तो ये आपका सही है। ओके, अगला दिया है आपका कि इस सूचकांक का मूल्यांक 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि दोनों सही दिए गए हैं। ये वाले क्वेश्चन तो देख ही लिए थे ना 32। चलिए अगला है 34 नंबर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेलबर्न यूनिवर्सिटी, है ना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, तो ये मेलबर्न यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है, तो ये पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, कि तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो मोहना सिंह। केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किस किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपको मनु भाकर को। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है, तो ये दिया है आपको रामनाथ कोविंद। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बास टावर को आपका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो दुनिया के सबसे ऊंचा जो है वह 140 फीट ऊंचे बास टावर का उद्घाटन जो है किया गया है आपका छत्तीसगढ़ के बेमतरा में। ओके, चलिए अगला है
किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों की सहायता देने के लिए एक नई योजना सीएम साथ की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है त्रिपुरा में। अगला है कि केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क उद्घाटन करने का जो है किया गया है? कहाँ पे किया इन्होंने? तो ये नागपुर में किया है। अगला है केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पे रहा है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें असत्य कथन की चयन करनी है, जैसा कि दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा मनकीड़िया समुदाय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मनकीड़िया समुदाय ओडिशा के में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीजीटी टीजी समुदाय है, तो सही है। देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या ओडिशा 13 मतलब की है, तो ये भी सही है। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना? तो ये भी सही है। तीनों सही है, असत्य पूछा तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो वो भी कितना? तो 13.3%। तो ये रहा है महाराष्ट्र का। चलिए अगला है कि स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? तो ये किया गया है पोलारिस स्टोन मिशन के द्वारा। ओके। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है थाईलैंड। बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है आपका कि प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ, तो बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो वैश्विक नवाचार सूचकांक दिया गया है उसमें प्रथम कौन रहा? स्विट्जरलैंड रहा। भारत को 39 नंबर दिया गया है, ये भी सही है। 39 नंबर जो है भारत का रैंक रहा है। विपो की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। तो इनमें सभी सत्य हैं। अगला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 27 सितंबर को। किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि के लिए यानी कि 2024-28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आपका राजा रणधीर सिंह। अगला है कि किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, ये कहाँ पे? तो हंगरी में। अगला है कि किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कब का है? 2022 की बात की जा रही है, मिथुन चक्रवर्ती। चलिए अगला यहाँ पे आंसर है आपका। अब सेट नंबर 17 देखेंगे। अच्छा, 17 नंबर जो सेट है ना वो आर्थिक बजट पे है, मतलब कि बजट से क्वेश्चन पूछे गए इसमें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि है आपका कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2025 को किया और इन्होंने 8वीं बार पेश किया ये निर्मला सीतारमन जी ने, 1 फरवरी। अगला है कि अगला क्वेश्चन यही था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए बजट विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 4 इंजन जो है घोषित किए गए हैं। कौन कौन? तो आपका पहला कृषि, दूसरा आपका एमएसएमई और तीसरा आपका निवेश और निर्यात। 4 ये हो गए आपके क्या है? तो ये इंजन घोषित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। तो इसका आंसर हो गया 4। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025 की थीम क्या रही है? तो सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो ये 8वीं बार था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो कुल व्यय रहेगा 50-65-345 करोड़, है ना? 5065-345 3 4 5 याद रखिएगा तो ध्यान रहेगा।
है ना, 5 6 फिर 3 4 5 ऐसे दिखाई देगा ये, तो आंसर हो गया आपका डी। अगला है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति कितना होने का अनुमान रखा गया है, तो ये रखा गया है 34,20,409 करोड़। ठीक है, इसको कीजिएगा तो यही होगा कि 34,20,409 करोड़, तो ऐसे याद रखिए, उससे अच्छा है 34,20,409 करोड़, है ना। अगला है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान रखा गया है, तो ये रखा गया है 15,68,936 करोड़, 15,68,936 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है, तो ये है आपका 5,23,846 करोड़, 5,23,846। अगला है बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 4.4% रहने का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 1.5%। अगला है कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 0.8%। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये है आपका 0.3%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो ये 29,25,98 करोड़, यानी कि 2,92,598 करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है, 2025-26 पर रक्षा पर, है ना, तो ये किया गया है आपका, देखिए इसका आंसर है 4,91,732 करोड़, यानी कि 4,91,700 आपका 32 करोड़। बजट में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट किया गया है, अच्छा 68.1 करोड़ क्या है, चलिए इसका आंसर है आपका बी। अगला देखते हैं, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है आपका 128,650 करोड़, यानी कि 1,28,650। अच्छा इसको ना एक बार आप लोग चेक जरूर कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है आपका 2,66,817 करोड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है 96,777 करोड़। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन कौन सा है, तो कृषि और दूसरा एमएसएमई। अगला है कि बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया जाएगा, तो ये 100। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा पहले 3 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख। अगला है कि बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किसान राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य में, तो बिहार राज्य में। मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादित वही करता है बिहार। अच्छा अगला है कि बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा है, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, असम में। अगला है कि बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में दूसरा इंजन कौन सा है, तो एमएसएमई है। अगला है कि बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ करने की घोषणा की गई है, तो ये 10 करोड़ की गई है। बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो ये बिहार में। चलिए अगला है 26 नंबर, बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किससे है, तो निवेश और चौथा निर्यात हो जाएगा, है ना।
अगला है कि उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 120। भारत सरकार की वित्त की वर्ष 2025-26 के कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोलने का जो है स्थापना करने का योजना बनाया गया है? तो टोटल 200। बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो 100%। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो 12 लाख तक में 0% रहेगा। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है आपको 1 लाख रुपया। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती टीडीएस काट के सालाना सीमा 2.40 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है आपको 6 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने के लिए सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 4 वर्ष। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 2028 तक। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 67,000 करोड़, है ना, 67 हजार करोड़ रुपए। ये किसके लिए किया गया है? जल जीवन मिशन के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो हमने देखा ही था कि 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। चलिए अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है? तो 600 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की बिहार में किस राज्य में स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा आपका बिहार में। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु राशि जो आवंटित की गई है कितना किया गया? 86,000 करोड़। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसके अगर संदर्भ में देखा जाए कृषि के, तो ये हो जाएगा आपको, इसका होना चाहिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय को सुधारना, है ना। तो ये दोनों मिल जाएगा ना इसमें, तो यही सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो इसको कैसे याद रखना है? मौद, है ना, तो यानी कि मसूर, तुअर, अरहर, उड़द, तो इनमें सभी 3 ही है ही। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई है? तो ये 36 जीवन रक्षक दवाएं जो हैं उनको सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये पूरा 500 करोड़। चलिए अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, तो भारत ट्रेड नेट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को आधार मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया? तो ये किया गया है आपको जन विश्वास विधेयक 2.0। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो ये दिया है 37.64 मिलियन डॉलर। अगला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक और संरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो ये किया है आपका राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 के किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्ताव दिया गया है? तो ये ज्ञान, याद रखिएगा, है ना, ज्ञान आधारित है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, तो ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चारों।
अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा, तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाएगा, तो रक्षा पे। ठीक है, अब ये 17 का आपका डिटेल आंसर है। चलिए 18वां का आपका सेट देखते हैं। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है संसद में पेश किया था, तो 31 जनवरी 2025 को। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था, तो 13। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो ये 6.4। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है, तो ये हो गया है आपको 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो बीमा प्रीमियम में देखेंगे आप तो 7.7% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये किया गया है आपको 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो निर्यात के क्षेत्र में देखा जाए तो 6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, सेवा क्षेत्र पूछा जा रहा है तो ये 11.16% हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत जो है 2024-25 में विश्व में कौन सा स्थान पे रहा है, तो सूचना एवं सेवा के निर्यात में भारत जो है दूसरा पे रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, तो 640.3 है ना, इसका आंसर है आपका ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है, तो आपका ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 4%। इसका आंसर है आईएमएफ के द्वारा जो जारी आंकड़े हैं तो मुद्रास्फीति होने का 4% रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है 5853 किलोमीटर, 5853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 15.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये की गई है 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2024-25 देखा जाए तो उसके अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है, तो 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये किया गया है 131 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है, तो ये पहुंचा है आपका 11.2 लाख करोड़ रुपए। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है, तो ये 44 हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 16%। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है, तो ये 24 अगस्त 2024 को। अगला है एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले
12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो 50%। अगला है कि एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा किया गया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा? 25 वर्ष। एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन राशि जो है निर्धारित की गई है? तो 10,000 प्रति माह। एकीकृत जो पेंशन योजना है यूपीएस के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा 10 साल। अगला है कि 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या रहा है? तो ये दूसरा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान रहा है? तो ये चौथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है असत्य है। तो देख लेते हैं। बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों के निम्नतम स्तर 2.6 पर रह गया है। तो सही है। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो आपका ये सही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में 7.5% थी। तो ये भी सही है। तीनों ये स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, सही दिए गए हैं। चलिए पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही थे। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 13.2 करोड़ हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों में को पढ़ें, तो बताएं। तो देखते हैं। दिया है भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। तो ये आपका क्या है? पूछा गया असत्य कथन। तो ये आपका गलत है। 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। तो ये सही है। भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 आयु वर्ग की है। तो सोचिए ये वाला सही हो जाएगा और ये सही है, ये गलत है। तो केवल एक असत्य था। चलिए अगला है कि 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना रहा है? तो ये 46.1% जो है ना कृषि में रोजगार का हिस्सा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गिग कार्यालय के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है? तो ये बताया गया है आपको 23.5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये टोटल हो गई है आपकी 32 मिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक रखा गया है? तो 2025 तो हो जाना चाहिए था। चलिए अगला है कि भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है? तो जल विद्युत। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? तो इसको देखेंगे। ग्रामीण में आपका 4,122 रुपये और शहरी में 6,996 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो सही है। इनमें 49% जो है महिलाएं हैं आयुष्मान कार्ड में। उत्तराखंड सरकार जो है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। इसमें से सभी कथन सत्य हैं। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ से। इसमें है कि भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या होगा? कोयला से, फिर सूर्य, फिर पवन, फिर आपका जल विद्युत, फिर गैस। कोयला से कितना है? कोयला से 46.2% है ना। और सौर से कितना है? तो ये है आपका 20.60%।
और पवन से कितना है तो 10.50%। जल विद्युत से कितना है तो 10.30%। और गैस से है आपका 5.40%। तो ऐसे ही बस याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा कितना लगभग 20%, कोयला कितना तो लगभग 46%, पवन 10%। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है कितना पहुंच गया है तो ये पहुंच गया है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि सी हो जाएगा 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से रहे हैं तो ये रहा है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है तो ये हुआ है 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 711.8 बिलियन डॉलर हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2024-25 का देखा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है तो ये चौथा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा तो ये 2027 से लेके 28 के बीच में। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है तो जैसा कि दिया है सीमेंट उत्पादक में तो भारत कौन से स्थान पे, दूसरा सही है। कपड़ा एवं परिधान निर्यातक सही है। दवा उद्योग में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन, ये हो जाएगा आंसर आपका ए। 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है तो ये दे रहा है आपको 23.24 करोड़ को। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1A B C ठीक है वो दिया था। अगला है कि सही कथन चुने तो प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या जो है 1.9% है, सही है। अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 5.2%, ये भी सही है। और माध्यमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1% है, सभी सही दिए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं तो ये हो गया है आपको 7,70,983 किलोमीटर, यानी कि 770983। अगला है कि भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है तो ये किया गया भूनीर, है ना, इसका आंसर है आपका बी। आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2024-25 का देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना रहा है तो 84%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जल मार्ग हैं तो ये 26 है, ठीक है, इसका आंसर है आपका ए। तो यहाँ पे आपका सेट नंबर 18 का आंसर ये रहा और यहाँ पे आपके 900 MCQ जो हैं एडुटोरिया के कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।